35 बचा है और 39। ओके, इस चैप्टर में हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 34, 35 एंड 39, 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। तो ये तय कि मैं खाली ये 3 क्वेश्चन ही आपको करवा के दूंगा। ये कंफर्म है कि मैं नया चैप्टर भी शुरू नहीं करवाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 34, लेकिन शेड्यूल टाइम से क्लास जल्दी खत्म होगी, ये तय है। 8:30 बजे का शेड्यूल टाइम है ना, उससे पहले क्लास जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34, ओके, क्वेश्चन नंबर 34, ए कंपनी हैज प्लान टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट प्राइस्ड एट ₹1,000 per unit with expected annual sales of 5,000 units. Variable cost are ₹750 per unit and 2 months credit is to be granted. It is estimated that 10% of the customers will default and others will pay on the due date. Interest is 15% per annum. A credit agency has offered the company a system by which it claims can identify 20% of customers as being potential bad debtors. If these customers are rejected, no actual bad debt will result. Should the credit agency system be used if it charges ₹2.5 lakhs for its services? The investment in debtors is to be computed on variable cost. तो आप एक काम करेगा, पहले लिखेगा ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 के ब्रैकेट में लिखेगा ऑप्शन नंबर 1 के ब्रैकेट में लिखेगा नॉट टू अवेल। ऑप्शन नंबर 1 के ब्रैकेट में लिखेगा, लिसन प्लीज, नॉट टू अवेल द सर्विसेस ऑफ क्रेडिट एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर 1 ये है कि जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने देते हैं, और जो भी क्रेडिट एजेंसी की तरफ से हमको ऑफर दिया गया है, जो भी प्रपोजल उनकी तरफ से है, उसे मानने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 1 है कि क्रेडिट एजेंसी की सर्विसेज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करेगा, आप लिखेगा सेल्स। अच्छा, पूरे साल में यूनिट्स कितनी बेचना चाहते हैं? 5,000 यूनिट्स आप बेचेंगे ना। अच्छा ये बताइए, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना लिखा है? 1,000 रुपए। तो 5,000 यूनिट्स की सेल्स कितनी लिखना चाहेंगे? 50 लाख रुपए। तो आपने लिखा सेल्स ऑफ ₹50 lakhs। अब आप इसमें से माइनस करेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करेंगे। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 750 पर यूनिट। तो 5,000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 37,50,000। आपने बताया 37,50,000 रुपए। वैसे तो आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस करना चाहते हैं, पर अगर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो हम कहां से माइनस कर दें? अच्छा, अगर हम माइनस नहीं भी करेंगे तो दोनों ऑप्शन में माइनस नहीं करेंगे,
तो फिर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब दोनों का ट्रीटमेंट अगर एक जैसा हो तो क्या होता है कि इससे डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है ना? तो दोनों में ही माइनस ही करेंगे। अच्छा, अब आप इसमें से क्या माइनस करना चाहेंगे? बैड डेब्ट्स। कितने बैड डेब्ट्स हो जाते हैं? ओके, 10% ऑफ सेल्स। सेल का 10% बैड डेब्ट, यानी 5 लाख रुपए बैड डेब्ट हो गया। 5 लाख रुपए में देखो जी, फिक्स कॉस्ट तो हम माइनस कर नहीं सकते, लेकिन हम कुछ और तो माइनस कर सकते हैं। माइनस फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो हमने लिखा फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अच्छा, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 2 महीने का। 2 महीने का। तो अगर कोई आपसे पूछे डेटर्स बैलेंस, तो जवाब है 2 महीनों की सेल। पर अगर पूछा जाए इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, तो जवाब है 2 महीनों की वेरिएबल कॉस्ट। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है 37,50,000। अगर ये एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है तो आप बताइए 2 महीनों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? आपका जवाब है 6,25,000 रुपए। तो 6,25,000 क्या है? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जरूर आपने ये पैसे कहीं से फाइनेंस करवा रखे, जिस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है? 15%। 15% कितना हुआ? तो क्या आपने बताया? 93,750। $656,250। 656,250। इसके आगे आप क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर किया जाए तो जी ये आपका नेट प्रॉफिट है, और हम इग्नोर दूसरे ऑप्शन में भी करें। चलिए, अब आप लिखिएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के ब्रैकेट में क्या लिखा जाए? टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्रेडिट एजेंसी। आपने लिखा टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्रेडिट एजेंसी। वैसे क्रेडिट एजेंसी आपको ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन देगी? क्रेडिट एजेंसी सर्विस को देने के आपसे 2.5 लाख रुपए किस बात के लेगी? हाँ, अगर हमारे 5,000 कस्टमर हैं, क्योंकि हम 5,000 यूनिट बेचते हैं, तो वो हमारे ही कस्टमर के 20% कस्टमर्स की डिटेल्स बताएगी, जो कि पोटेंशियल बैड डेटर्स हो सकते हैं। अगर उनको सामान बेचा ही नहीं जाए तो बैड डेट होने का रिस्क ही खत्म हो जाएगा। 20%। अगर चलिए मान लीजिए हम क्रेडिट एजेंसी की सर्विसेज ले लेते और हमने उन 20% कस्टमर्स को सामान बेचा ही नहीं, तो 5,000 यूनिट तो अभी हम बेच रहे हैं। अगर हम 20% कस्टमर को सामान नहीं बेचें, 4,000 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 1,000 रुपए।
तो 4000 यूनिट की टोटल सेल बताइए, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ना, बात अपने आप में सही है। अब आप इसमें से माइनस करिएगा वेरिएबल कॉस्ट। चार 4000 यूनिट और 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 750 रुपए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख रुपए। आपने लिखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख रुपए माइनस अमाउंट पेड टू क्रेडिट एजेंसी। क्रेडिट एजेंसी हमसे कितना अमाउंट चार्ज करना चाहती है? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। ओके, आपने लिखा 2.5 लाख रुपए अमाउंट पेड टू क्रेडिट एजेंसी। लास्ट में आप क्या माइनस करना चाहेंगे? फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। एक बार फिर से, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 2 महीने का, डेटर्स बैलेंस 2 महीने की सेल पर इन्वेस्टमेंट 2 महीनों की वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है 30 लाख रुपए। तो पहले तो आप ये पता करिए कि 2 महीनों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, फिर से बताइए, 5 लाख रुपए। तो डेटर्स में अब आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए। अगर आप ये फाइनेंस करवाओगे तो इस पर आपको 15% इंटरेस्ट देना होगा। 15% इंटरेस्ट कितना हो गया? 75,000। आप माइनस करिए तो आंसर आ गया 6,75,000 और 6,75,000 के आगे लिखिएगा नेट प्रॉफिट इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। नेट प्रॉफिट इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप लिखेगा कंक्लूजन। तो मेरे ख्याल से आप ऑप्शन 2 के फेवर में हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट एजेंसी की सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लिखेगा द ऑप्शन रिगार्डिंग availing the services of credit agency, availing the services of credit agency will be more beneficial under the given circumstances. Will be more beneficial under the given circumstances. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 39। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 39। ए कंपनी इज कंसिडरिंग टू एंगेज ए फैक्टर। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है, आप इसको ना नॉर्मली रिकवरी एजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे बैंक के रिकवरी एजेंट होते हैं, वो ये कहते हैं कि वो जो कस्टमर है ना, वो आपको तो पैसे देगा नहीं, पर वो हमें मना नहीं करेगा। हम उससे पैसे आपको लाके दिखाएंगे, हम गारंटी देते हैं हम आपको पैसे लाके दिखाएंगे। आप अपना वो काम हमें दे दीजिए, बदले में हमें कुछ कमीशन चाहिए। रिकवरी एजेंट का काम ही ये ना कि वो पैसे वहां से निकाल के लाएगा, बदले में वो आपसे कमीशन लेगा। तो समझ लीजिए फैक्टर उसी को कहते हैं। ए कंपनी इज कंसिडरिंग टू एंगेज ए फैक्टर एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1,
total annual sales is rupees 450 lakhs, out of which 80% is on credit. Existing collection period is 80 days. Existing bad debts are 2% of sale. Credit administration cost is rupees 9 lakh, out of which 1/3 can be avoided by engaging a factor. Cost of sales is 80% of sales. Existing cost of borrowing is 15% per annum. Factoring commission is 2%. Payment period guaranteed by the factor is 60 days. Total 360 days in a year required should the factor be engaged by the company. क्वेश्चन ये है, क्या हमें फैक्टर की सर्विसेज अवेल करनी चाहिए या अवेल नहीं करनी चाहिए? चलिए हेडिंग डालेगा, इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स. इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स. हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स. तो आप लिखिएगा, बिफोर अवेलिंग द सर्विसेस ऑफ फैक्टर, बिफोर अवेलिंग the services of factor, comma, the debtors collection period is 80 days. The debtors collection period is 80 days. क्या ये बात क्वेश्चन में लिखी? तो अगर आप हमसे डेटर्स बैलेंस पूछेंगे तो हमारा जवाब है 80 डेज क्रेडिट सेल. लेकिन मैं अब डेटर्स बैलेंस नहीं बताना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट बताना चाहता हूं. तो इसका मतलब 80 डेज कॉस्ट, 80 डेज कॉस्ट. तो लिखेगा, हेंस द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स मस्ट बी representing 80 days cost, must be representing 80 days cost in context of credit sales. In context of credit sales, 80 days cost in context of credit sales, that is ये हमने लिखा है 450 lakhs, 4 करोड़ 50 लाख. क्वेश्चन कहता है ये ना आपकी एनुअल सेल है, ये आपकी एनुअल सेल है. लेकिन हम आपसे एनुअल सेल नहीं पूछ रहे, हम तो आपसे क्रेडिट सेल पूछ रहे हैं. तो अगर मैं इसका 80% कर देता हूं तो क्या ये क्रेडिट सेल होगी? क्या ये बात सही है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं 80 दिनों की क्रेडिट सेल बताइए तो वो डेटर्स बैलेंस है, पर मुझे 80 दिनों की क्रेडिट सेल नहीं बतानी, 80 दिनों की कॉस्ट बतानी. अब एक जगह क्वेश्चन कहता है जो कॉस्ट है ना वो है 80% ऑफ सेल. ये है टोटल सेल. टोटल सेल का 80% है क्रेडिट सेल, उसका भी 80% है कॉस्ट ऑफ सेल. लेकिन ये तो पूरे साल की कॉस्ट हो गई. आप 360 दिन से डिवाइड करिए और 80 दिन से मल्टीप्लाई करिए. 80 दिनों की क्रेडिट सेल बताइए, 64 lakhs. ठीक है, अब बात एकदम ठीक है. ये आपने बताई 80 दिनों की कॉस्ट क्रेडिट सेल के कंटेक्स्ट में. मैं ये कहना चाहता हूं प्रेजेंटली आपकी डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी है?
64 लाख रुपए। अगले पैराग्राफ में लिखेगा, आफ्टर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ फैक्टर, after availing the services of factor, comma, the debtor's collection period will become 60 days. The debtor's collection period will become 60 days, and as such the investment in the debtors must be representing 60 days cost in context of credit sales. 60 days cost in context of credit sales, that is, तो एक बार फिर से लिखा जाए, एनुअल सेल 4 करोड़ 50 लाख, उसका 80% क्रेडिट सेल, उसका भी 80% कॉस्ट। 360 दिन से डिवाइड करिए, ये एक दिन की कॉस्ट, 60 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आपको लगता है कि फैक्टर की सर्विसेज अवेल करने के कारण डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी? 16 लाख। आप लिखेंगे, हेंस the investment in the debtors will get reduced. The investment in the debtors will get reduced by rupees 16 lakh. By rupees 16 lakh due to the reason of availing the services of factor. चलिए अब आप एक काम करिए, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक मुद्दे पर बात करी है, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी हमने शुरू करा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया। सवाल हमसे पूछा गया है, क्या हमें फैक्टर की सर्विसेज को अवेल करना चाहिए या अवेल नहीं करना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ फैक्टर। सुनकर कितना अजीब सा लगता है, फैक्टर की एंगेजमेंट हो रही है, आइए एक डिसीजन ले कि उसकी एंगेजमेंट होनी भी चाहिए नहीं चाहिए। अंग्रेजी भाषा जो है त्रुटियों से भरी पड़ी है। इंग्लिश लैंग्वेज इज फुल ऑफ लिमिटेशंस। समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब इंटरेस्ट का मतलब जो है वो ब्याज भी होता है और इंटरेस्ट का मतलब रुचि भी होता है। पता नहीं चलता, कोई मुझे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है तो पूछना पड़ेगा जी किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं।
है ना? ये बड़ी समस्या हो जाती है। खैर, अंग्रेजी भाषा की ज्यादा बुराइयां अगर सुननी है तो आप चुपके चुपके फिल्म देख सकते हो, है ना? उसमें उसके बारे में काफी कुछ कहा गया। इवैल्यूएशन ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ एक्टर। अब देखिए, इससे पता ही नहीं चलता कि आप क्या बात करना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल डिसीजन है या उसकी कोई पर्सनल एंगेजमेंट कहीं हो रही है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। अब लिखिएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ जी, नाउ लिसन प्लीज। तो आप कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो आपको पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव पॉइंट्स पर बात तो करनी पड़ेगी। पॉजिटिव पॉइंट में मुझे यह नजर आ रहा है कि जैसे पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि जी प्रेजेंटली आपके 2% बैड डेब्ट होते हैं। ऑब्वियसली फैक्टर की सर्विसेज लेने का मतलब ही है कि जब बैड डेब्ट तो नहीं होंगे, और अगर बैड डेब्ट हुए भी तो वो तो फिर फैक्टर की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लिखिएगा सेविंग इन बैड डेब्ट्स। हमारे लिए ये फायदे वाली बात हो जाएगी, सेविंग इन बैड डेब्ट्स। अच्छा, इस समय सेल कितनी है वैसे? 4,50,00,000 रुपए। 4,50,00,000 की सेल है ना? अच्छा, बैड डेब्ट कितने होते हैं इस समय? 2%। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बैड डेब्ट्स कितने सेव करने में कामयाब हो जाते हैं? आप लोग का जवाब एकदम सही है, 7,20,000। 7,20,000। क्या आपको पहले कैश सेल पर भी बैड डेब्ट होता था? कैश सेल पर कभी किसी को बैड डेब्ट हुआ भी है? इसका मतलब अगर आपको पहले 2% बैड डेब्ट होता भी था तो वो क्रेडिट सेल पर होता था। ये तो टोटल सेल है, उसका 80% पहले क्रेडिट सेल होती थी, उसका 2% पहले बैड डेब्ट होता था। अब वो बैड डेब्ट नहीं होगा। क्या ये बात सही है? बैड डेब्ट अगर पहले होता भी था तो क्रेडिट सेल पर होता था, ऑब्वियसली। दूसरा फायदा बताएं फैक्टर सर्विसेज को अवेल करने का। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना बचाया जा सकता है? 1/3। आप लिखिएगा सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 9 लाख रुपए जो इस समय है, और क्वेश्चन कहता है कि इसका 1/3 ओके, इसका 1/3 सेव किया जा सकता है। तो इसका 1/3 कितना लिखा जाए? 3 लाख। चलिए, 2 बेनिफिट्स आपने हमें बता दिए हैं। एक है सेविंग इन बैड डेब्ट्स, दूसरा सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तीसरा बेनिफिट है फाइनेंशियल बेनिफिट। फाइनेंशियल बेनिफिट ड्यू टू द रीजन ऑफ। ये फाइनेंशियल बेनिफिट आपको क्यों हो रहा है? रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। आप ये बात ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है। पहले डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी थी और जितनी अब है 16 लाख, डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई। मैं ये पहले भी कई बार कह चुका हूं, आपका पैसा है, वापस आ गया तो आ गया, लेकिन इसको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करके खुद कुछ कमा ले या लोन रीपे करके इंटरेस्ट बचा ले तो वो तो फाइनेंशियल बेनिफिट है। पॉइंट नंबर एफ में इसके बारे में कहा गया है 15%। 2,40,000।
ये सारे बेनिफिट्स आपने कंसिडर कर लिए। अनफेवरेबल फैक्टर ये है कि हमें फैक्टर को कमीशन देनी पड़ेगी। फैक्टर हमसे कितनी कमीशन लेगा? 2%। क्या ये हमसे कैश सेल पर भी कमीशन की डिमांड करेगा? नहीं, क्योंकि हमने जो क्रेडिट सेल करी है हम उसी का ही तो कैश उससे कलेक्ट करवाएंगे ना। कैश सेल का तो अमाउंट हम खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी टोटल सेल है 4.5 लाख रुपए, क्रेडिट सेल है इसका 80%, ठीक है ना, और इस पर हमें कमीशन देना होगा 2%। तो 2% कमीशन कितना? 7,20,000। आप नेट बेनिफिट बताएंगे? 5,40,000 के आगे लिखेगा नेट बेनिफिट। कंक्लूजन लिखेगा द डिसीजन रिगार्डिंग engagement of factor, the decision regarding engagement of factor will be beneficial. The decision regarding engagement of factor will be beneficial to the extent of rupees 5,40,000. अब हम इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना चाहेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, हां जी। जयदेव लिमिटेड हैज टोटल क्रेडिट सेल ऑफ ₹40 lakhs per annum and its average collection period is 90 days. The past experience indicates that bad debts losses are around 3% of credit sale. Jaydev spends about ₹1 lakh per annum on administrating its credit sales. It is considering availing the services of a factoring firm. It has received offer from Uday Limited which agrees to buy receivables of the company. Uday will charge commission of 3% and also agrees to pay advance against receivables at interest rate of 18% per annum after withholding 10% of total funds as reserve. Should Jaydev accept Uday's offer if former's cost of capital is 15%, assume 360 days in a year. Okay, अब लिखेगा in the given case there is no information regarding total cost and variable cost. There is no information regarding total cost and variable cost. Full stop. Hence it is decided to compute the investment made in debtors. It is decided to compute the investment made in debtors on the basis of sales value. तो ये पहले हमने अपनी बात को क्लियरली कह दिया। अगले पैराग्राफ में लिखेगा since debtors collection period is 90 days 90 दिन, since debtors collection period is 90 days
comma, the investment in the debtors must be representing 90 days credit sales. That is, देखो भी एनुअल क्रेडिट सेल है 40 लाख, साल के दिन है 360, पर हम तो आपसे 90 दिनों की क्रेडिट सेल पूछ रहे हैं। 10 lakhs 10 लाख रुपए। तो जो आपका डेटर्स बैलेंस है वो असल में 90 दिनों की क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि है 10 लाख रुपए। ऑब्वियस सी बात है। क्या इससे एक बात और साबित होती है कि आपकी सेल 10 लाख की साल में 4 बार होती? हर 90 दिनों के उधार पर अगर सेल होती है तो 10 लाख की सेल भी तो साल में 4 बार होती है ना? क्या ये बात सही? खैर, क्वेश्चन ये है कि हमें फैक्टर की सर्विसेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो लिखेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के ब्रैकेट में लिखेगा नॉट टू अवेल द सर्विसेज ऑफ उदय लिमिटेड। आपने लिखा नॉट टू अवेल द सर्विसेज ऑफ उदय लिमिटेड। ऐसी सिचुएशन में बड़े सारे खर्चे होंगे। एक तो खर्चा बैड डेब्ट का ही होगा। ऑफ कोर्स अगर आप उदय लिमिटेड की सर्विसेज दोगे तो बैड डेब्ट्स का खर्चा नहीं होगा। वैसे प्रेजेंटली आपको बैड डेब्ट्स हो कितना रहा? 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स। टोटल एनुअल सेल 40 लाख होती है। हालांकि सेल होती 10 लाख है, पर होती भी तो 4 बार है ना, तो साल भर में 40 लाख की सेल होती है। 3% का बैड डेब्ट कितना हो गया? 1,20,000। फिर आप लिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब अगर हम उदय लिमिटेड की सर्विसेज नहीं लेंगे तो सारा तामझाम हमें खुद ही संभालना पड़ता है। अगर तामझाम खुद संभालना पड़ता है तो खुद संभालने का खर्चा होता है 1 लाख रुपए। तो सारा तामझाम खुद संभालने का खर्चा 1 लाख रुपए होता है। ऑफ कोर्स अगर हम उदय लिमिटेड की सर्विसेज लेंगे तो ना बैड डेब्ट्स का खर्चा होगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, दोनों खर्चे नहीं होंगे। अब आप लिखेगा फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है ये बात आप ऑलरेडी बता चुके हैं। वो भले ही आपने सेल्स पर बताया हो, वो ऑफ कोर्स आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बता तो आप चुके ही हैं कि डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। ऑब्वियसली ये आपने कहीं से फाइनेंस करवा रखा है, तो आप ही बताइए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 15%। यूं समझ लीजिए आपने जिस आदमी से लोन ले रखा है वो आपसे 15% इंटरेस्ट की डिमांड करता है, 1,50,000 रुपए। आप टोटल बता दें। 3,70,000। तो अगर आप उदय लिमिटेड की सर्विसेज नहीं लेते हैं ना तो फिर आपकी कॉस्ट 3,70,000 बनती है। ओके, अब आप लिखेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के ब्रैकेट में लिखेगा
to avail the services of Uday Limited. To avail the services of Uday Limited. इसमें लिखेगा केस 1. केस 1 लिखेगा नो एडवांस. Not asked in the question. देखिए, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करवाना चाहूंगा. मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है. इस क्वेश्चन में एक जगह कुछ एडवांस के बारे में कहा गया. मान लीजिए वो मैं एडवांस वाली लाइन बाहर निकाल देता हूं कि एडवांस के बारे में कुछ नहीं कहा गया. क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि अगर एडवांस वाली लाइन यहां से बाहर निकाल दी जाए तो हम इसको डील कैसे करेंगे. तो आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि क्वेश्चन में एडवांस की इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं. और मैं क्लियरली बता दूं, ये मेरे से सवाल नहीं पूछा गया है. हां जी, आप लिखिएगा फैक्टर कमीशन. आप लिखिएगा फैक्टर कमीशन. कितनी कमीशन है वैसे? 3%. आप लिखिएगा 30,000 each time multiplied with 4 times. ये बड़ा अजीब सा तरीका ना आंसर लिखने का. ज्यादातर लोग कैसे आंसर लिखना चाहेंगे? 3% ऑफ 40 lakhs, 1,20,000. पूरे साल की सेल है तो 40 लाख ही, और हम फैक्टर को कमीशन देंगे 3%. लेकिन फिर भी आप मत भूलिए कि आप 40 लाख की सेल को करते कैसे. आप असल में 10 लाख की सेल को साल में 4 बार करते. असल बात तो यह है, जब एक बार 10 लाख की सेल होती है तो इसके ऊपर कमीशन दिया जाता है इसका 3%, जो कि बनता है 30,000 रुपए. तो 30,000 की कमीशन को मैं साल में 4 बार अगर दूं तो कमीशन बनती है 1,20,000 रुपए. क्या ये आंसर देने का तरीका भी सही है? या ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए. ओके. अच्छा, फैक्टर कमीशन का अमाउंट तो पे करना होगा, पर ना बैड डेब्ट्स होगा ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का खर्चा होगा, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट तो होगा. financial cost on investment in debtors. अच्छा, ये बात हम मानते हैं कि अब आप फैक्टर की सर्विसेज लेने लगे, पर मेरे ख्याल से डेटर्स में इन्वेस्टमेंट अगर पहले 10 लाख रुपए थी तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट आपकी आज भी 10 लाख रुपए. हुआ सिर्फ ये है कि अब आप अपने कस्टमर के घर आप नहीं जाते, आप उदय को भेज देते, मेरे बदले तुम चले जाओ. इतनी सी छोटी सी बात का फर्क आया है, इससे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे बदल सकता. डेटर्स में आपका इन्वेस्टमेंट पहले भी 10 लाख था, डेटर्स में आपका इन्वेस्टमेंट आज भी 10 लाख रहे. डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे बदल सकता है भाई? मतलब आप नहीं गए, आपके बदले कोई और चला गया, तो ये कोई रीजन थोड़ी हुआ. क्या कहते हैं?
क्या फैक्टर की सर्विसेज लेना चाहेंगे? हाँ जी, जरूर लेना चाहेंगे। माना फाइनेंशियल कॉस्ट आज भी वही का वही है, पर असल में हुआ यह है कि पहले बैड डेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिला के 2,20,000 बनते थे। आज फैक्टर कमीशन सिर्फ 1,20,000 है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को फायदे में पाते हैं। तो आप लिखिएगा, इट इज recommended to avail the services of Uday Limited. हाँ, तो अगर क्वेश्चन में से एडवांस की बात को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो हमारा जवाब यह है कि उदय लिमिटेड की सर्विसेज हमें अवेल करनी चाहिए। लेकिन अब आप लिखिएगा केस 2। केस 2 आपने क्या लिखा जी? फुल एडवांस। और ये क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया? पार्शल एडवांस। वो आपको पूरा एडवांस नहीं देना चाहते, पार्शल एडवांस देना चाहते हैं। तो वो फिर हम केस 3 में देखेंगे। केस 2 भी हम अपनी मर्जी से डील कर रहे हैं, हम इसका जवाब देना चाहते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। सीधी सी बात तो ये है। चलिए लिखिएगा, फैक्टर कमीशन। फैक्टर कमीशन कितना लिखा जाए? या तो ऐसे लिख लीजिए 3% ऑफ 40 lakhs या फिर 30,000 ईच टाइम मल्टीप्लाइड विथ 4 times। तो फैक्टर कमीशन आपने लिखा 1,20,000 रुपए। फैक्टर कमीशन का अमाउंट एज इट इज वही आ गया। फिर आप लिखिएगा फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ये कंसेप्ट जो है ना, यहां से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उदय लिमिटेड से हमने कहा, देखो जी आप बड़ी देर से एडवांस शब्द बोल रहे हैं। एडवांस से आपका मतलब क्या है असल में? उदय लिमिटेड ने कहा, देखो जी ना, अब जब आप पूछ ही रहे हैं तो फिर मैं आपको खुलकर बता ही देता हूं। असल में मेरे एक काम नहीं, असल में मेरे 2 काम है। मैं 2 काम करता हूं। हमने कहा एक काम तो हम आपका जानते हैं, रिकवरी एजेंट का काम। क्या हम आपको कहते हैं इस आदमी से पैसे लेकर होगा, आप पैसे लेकर आते हो। अब दूसरा काम कौन सा करते हैं? कहते जी हम फाइनेंसर्स भी है, हम लोन देने का काम करते हैं। तो हमने कहा फिर आप हमें क्यों बता रहे हो? कहते जी असल में मैंने सुना कि आपने लोन ले रखा है, वो भी 15% के रेट पर। अब तो आपके हमारे बिजनेस रिलेशन काफी अच्छे हो गए। मैं चाहता हूं कि ना आप हमसे लोन ले लें और इस लोन से करिएगा ये कि जो आपने पुराना लोन ले रखा है ना 15% के रेट वाला, वो वापस कर देना, ताकि आपको 15% इंटरेस्ट ना देना पड़े। लेकिन मुझे 18% इंटरेस्ट चाहिए आपसे। तो ये तो बेहोश हो जाने वाली बात है भाई। हमने उदय लिमिटेड को कहा कि भाई साहब आप क्या कह रहे हो, आज सोच के तो कह रहे हो इस बात को। मतलब मैंने कहीं से लोन ले रखा 15% के रेट पर, आपसे लोन लूं 18% के रेट पर, उसी को पीछे दे दो ताकि उसे 15% ना देकर आपको 18% देना पड़े। उदय ने कहा क्या तो मैं यही रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं।
पर मुझे ना सुनने की आदत नहीं असल में। सोच लो, ना अगर कहोगे तो शायद जिंदा नहीं रहोगे। मैं जैसा कह चुका हूं, मैं ना सुनने का आदी नहीं। हाँ, तो क्या फैसला है तुम्हारा? ले, मतलब एक तरफ तो कह रहे हो कि ना सुनने का मैं आदी नहीं हूं, फिर मुझसे पूछ रहे हो कि अभी तुम्हारा फैसला क्या है? अच्छा, मान लो एक आदमी जबरदस्ती आपके साथ इस तरीके का फाइनेंशियल एडवांटेज लेने की कोशिश करे। मैं कहता हूं उसके बावजूद अगर इसमें आपका फायदा होता हो तो क्या बुरा? देखो, फायदा तो अगर नहीं होगा ना तो हम तो मना कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या इसके फायदे में हमारा फायदा शामिल हो सकता है? अरे कैलकुलेशन करके देखते हैं, मत बोलिए आपके पास अच्छा खासा मार्जिन है। मार्जिन समझते हैं ना? ये 3,70,000, 2,70,000, 1 लाख का मार्जिन है। अरे अगर 1 रुपए का भी फर्क होता ना तो भी आप फैसला हमारे हक में ही देते। तो इसीलिए उसकी जबरदस्ती की कंडीशन मान के तो देखते हैं। हमारे पास अच्छा खासा मार्जिन है, सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में हो सकती है। तो आपने क्या लिखा? फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। इसमें लिखेगा फाइनेंसिंग फ्रॉम उडे लिमिटेड, और लिखेगा बैलेंस फाइनेंसिंग। हमने फिर उदय लिमिटेड को कहा कि चलो ठीक है यार, अब आप ज्यादा बात करके क्या फायदा, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको 18% इंटरेस्ट दूंगा, जितने पैसे आपसे लूंगा उतने पैसे मैं पीछे जिससे लोन ले रखा है उसको रिपे कर दूंगा, मैं उसे 15% इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको 18% इंटरेस्ट दूंगा। चलो ठीक है, मैं बात मानने को तैयार हूं, आप मुझे सारे पैसे दो, अब मैं आपको 18% इंटरेस्ट दूंगा और मैं वहां 15% इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो उदय ने कहा ठीक है, मैं आपको सारे रुपए उधार देने को तैयार हूं, और सारे रुपए है 9,70,000 रुपए। आपने उदय लिमिटेड को कहा भी अब ये क्या हिसाब किताब है यार, एक तो मुझे तुम्हारा हिसाब किताब समझ में नहीं आता, मैं तुमसे लोन तो लेना नहीं चाहता हूं, पहली बात तो ये, जबरदस्ती मेरे को लोन दे रहे हो। अब जब मैं राजी हो गया हूं और मैं कहता हूं सारे पैसे दो, तो सारे भी नहीं दे रहे हो मेरे को, सीधी सी बात, मैं क्यों जाऊं? मेरा क्या है उसमें? तो 200 रुपये आपके, मैं क्यों जाऊं? तो मैंने उसे कहा कि ऐसा इसलिए जाओ क्योंकि उसमें 3 रुपए तुम्हारे, 3 रुपए तुम्हारे। और आप जानते हो घर के बच्चे जो है वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। जैसे अगर घर के बच्चे को कहा जाए कि जाओ वो बनिए की दुकान से 100 रुपए का सामान लेकर आओ, यहां बनिए से मेरा मतलब है दुकानदार, अक्सर किराने की दुकान वाले को बनिया का दुकानदार बोला जाता है, मेरा कंटेक्स्ट कुछ और है। और हम उसे कई बार कहते हुए कि जाओ सामान लेकर आओ और एक काम करो उसमें 3 रुपए की टॉफी खरीद लेना। अब ये इतना चालाक है, मान लीजिए हमने जो सामान मंगाया वो मिला ही नहीं, अब ये बहुत चालाक है, ये कहते ही मैं तो बस गया, घर वालों ने जो सामान मंगाया तो मिला नहीं, मेरी टॉफी गई बाढ़ में, अब मैं क्या करूं? तो वो क्या करता है, अपनी 3 रुपए की टॉफी खरीद लेता है और घर आके वापस 97 रुपए पकड़ा देता है, कहते जी वो आपका सामान नहीं मिला पर मेरी टॉफी तो मिल रही थी, मैंने तो ले ली भाई। भाई मैं कहता हूं वो गलत क्या कर रहा है, आखिरकार उसकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी ना, तो क्या उसे उसका हक नहीं मिल जाना चाहिए था? तो ही तो मैं कह रहा हूं कि बच्चा जो है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है, बड़े सारे अच्छे खासे कंसेप्ट हम उससे सीख सकते हैं कि फाइनेंस कैसे डील किया जाता। खैर मैं विषय से नहीं भटकता हूं, वापस इस मुद्दे पर आता हूं।
तो मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई पड़ोस के अंकल से 100 रुपए लाने हैं, कल तक लाने हैं, उसमें 3 रुपए तुम्हारे, लाके 97 रुपए मुझे कल दे देना, ठीक है ना? अच्छा, जब ये सारी बात तय हो गई तो मेरे बेटे ने कहा जी ऐसे ये जो बात है ये तय हुई, अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं और प्लीज मेरी इस दूसरी बात को मेरी इस पहली बात से मिलाना मत, क्योंकि जब आप दोनों बातें आपस में मिलाओगे ना तो कंसेप्ट खराब हो सकता है। मैंने कहा दूसरी बात बताओ, मैं इसको पहली बात से नहीं मिलाऊंगा। उसने कहा दूसरी बात यह है कि वो 97 रुपए जो मैंने आपको कल लाके देने हैं, मैं अगर आपको आज ही दे दूं तो? क्यों? मैंने पूछा क्यों? कहते जी उसका फिर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, है कि नहीं? समस्या ये है कि ये मेरे बेटे का दूसरा बिजनेस है, बेहतर होगा आप इसको इसके पहले बिजनेस से मिला कर ना देखें, वरना वाकई में ये दो कंसेप्ट खराब हो सकते हैं। ये दो अलग अलग काम हैं। पहला काम कि मैं पड़ोस के अंकल से पैसे लाता हूं, ये रिकवरी एजेंट का काम है, पैसे लाने का काम, ये एक अलग मामला है। दूसरा मामला फाइनेंसिंग का मामला, भाई जो पैसे मैंने आपको कल देने हैं आज ही ले लो मुझसे, ये दो अलग अलग बातें हैं ना। सवाल यह कि मेरे बेटे ने मुझे आज 100 रुपए ही क्यों नहीं दे दिए? पागल थोड़ी है, 100 क्यों देगा भला? उसने कल मुझे लाके कितने दे दिए? तो आज 100 क्यों देगा? वो मुझे यही तो कह रहे ना, जो मैंने आपको कल 97 लाके दे, कल भी तो 97 ही लाके देने ना, वो 97 जो मैंने आपको कल देने हैं आज ही मुझसे ले लीजिए। तो बड़ा सवाल उठता है वो मुझे 100 रुपए क्यों देगा भला? आप भी तो सोचे ना इस बात को। जब मैंने फैक्टर को कहा कि मैं 10 लाख की सेल को 4 बार करता हूं, 4 बार होगी 40 लाख की सेल, आज मैंने 10 लाख की सेल करी, मैंने कहा जो शादी से 10 लाख लेकर आओ। उसने कहा जी 10 लाख तो मैं ले आऊंगा, पर आप ना 10 लाख मत बोलो, पता है उसमें 30,000 मेरे, आप 10 लाख बोलते हो ना तो ऐसा लगता है मैंने आपको 10 लाख लाके देने, अरे उसमें से 30,000 तो मेरे हैं, मैंने आपको 9,70,000 लाके देने, और वो जब आएंगे तब मैं आपको लाके दे दूंगा, है कि नहीं? केस नंबर 1 में इन्हीं मुद्दों पर तो बात हो रही थी ना। अब केस नंबर 2 आया। केस नंबर 2 में उदय लिमिटेड ने कहा वो 9,70,000 जो मैंने आपको बाद में लाकर देने हैं, मैं वो अगर आपको आज ही दे दूं तो 18% इंटरेस्ट होगा। इस पर मेरा जवाब ये रहा, लेकिन भैया मेरा तो पैसा 10 लाख फंसा हुआ है कि नहीं? अगर आप मुझे 9,70,000 लाके दोगे तो मैं 9,70,000 पीछे रीपे कर देता हूं, तो 9,70,000 पर अब मैं 15% इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं 18% इंटरेस्ट दूंगा। बाकी 30,000 कहां गया? वो तो अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है ना। अगर लोन स्विच ओवर हो रहा है, लोन कैटेगरी नंबर 1 से कैटेगरी नंबर 2 में जा रहा है, कितना लोन स्विच ओवर होगा? 9,70,000। 30,000 का लोन स्विच ओवर नहीं होगा, है कि नहीं? है कोई सवाल दिमाग में? इसका मतलब अब हालात ये हो गए कि लोन अभी भी हमने 10 लाख का ही दे रखा है, पर 9,70,000 का लोन मुझे उदय लिमिटेड से मिला हुआ है और बाकी 30,000 का लोन मैंने वैसे ही मार्केट से लोन ले रखा है, उस पर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये केस नंबर 2 का आंसर मैंने दे दिया। चलो भाई केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते। केस नंबर 3 है एडवांस मनी आफ्टर 10% रिजर्व। आफ्टर 10% रिजर्व, एडवांस मनी आफ्टर 10% रिजर्व। अब आइए, ये जो केस नंबर 3 है, ये सवाल हमसे पूछा गया, अब इसके मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं।
फैक्टर कमीशन, सिर्फ वही स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं जो इस 30,000 को इस 30,000 से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती का रिलेशनशिप है, क्योंकि फिगर सेम है इसलिए मिलाने की कोशिश, एकदम गलत बात है। 30,000 ईच टाइम मल्टीप्लाइड विद 4 टाइम्स 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, हमारे डेटर्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं, ये बात तो आप क्लियरली मान लीजिए। अब वो फाइनेंसिंग जो है 2 लोगों से हमने करवा रखी है, एक है फाइनेंसिंग फ्रॉम उदय लिमिटेड, दूसरा है फाइनेंसिंग बैलेंस फाइनेंसिंग। जो उदय लिमिटेड से हमने फाइनेंसिंग करवा रखी है वो तो जी 18% के रेट पर है, और जो बैलेंस फाइनेंसिंग है वो 15% के रेट पर है। तो आइए फिर से मैं वही पड़ोस के अंकल का एग्जाम्पल लिया था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि पड़ोस के अंकल से 100 रुपए ला रहे, 3 तुम्हारे 97 मेरे, है कि नहीं? शुरू में हमने कहा था 3 तुम्हारे 97 मेरे, कोई दिक्कत नहीं। वो 97 तुमने मुझे लोन देने की कोशिश करी तो 18% का हिसाब किताब बनता है। बेटे ने कहा अब विश्वास की बात है, मैं ना आपको सारे पैसे एडवांस देना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा जी क्या बात हुई? बोला मैं क्या कहना चाहते हो, जरा खुल के समझाओ क्या कहना चाहते हो। कहते जी पड़ोस के अंकल से मुझे मिलेंगे 97, लेकिन वो तो कल मिलेंगे ना। आप कहते जी पैसे मैं आपको आज ही दे दूं, ऑफकोर्स इसका मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा, पर पूरा 97 मैं आपको दे दूं। रिस्क नहीं है इसके अंदर, रिस्क नहीं है। कल मान लो पड़ोस के अंकल पैसे ना दिए तो कितना बड़ा रिस्क है, आप खुद सोचिए। आप तो क्या पूरा एडवांस दे दें? तो ऐसे थोड़ी होता है, समझा करिए। मैंने पूरा पैसा मैं आपको दे दूं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। पता नहीं कल को पड़ोस के अंकल मुझे पैसे दे ना दे तो आपका तो कुछ, मैं तो फंस गया ना, मेरा तो पैसा चला गया, मेरा तो पैसा चला गया, तो इसका मतलब मेरे लिए तो अच्छा खासा रिस्क है। मैं जी आपको एडवांस देना चाहता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है एडवांस देने का, फाइनेंसर मैं हूं, बहुत बड़ा फाइनेंसर हूं, है कि नहीं, लेकिन सारे पैसे नहीं दूंगा, इसमें रिस्क है। मैं एक्चुअली चाहता हूं आपके कुछ पैसे में रोक लूं। मैंने कहा जी अच्छा रुके हुए पैसे मुझे कभी नहीं मिलेंगे। अरे हमने ऐसा कब कहा कि नहीं मिलेंगे, बताओ, ऐसा हम कह सकते हैं? कल जब पड़ोस के अंकल दे देंगे तो मैं तब लाके दे दूंगा ना आपको, है कि नहीं? अभी सारे रुपए मांगने की जिद मत करिए। तो मैंने कहा अच्छा बता भैया मेरे कितने पैसे रोकना चाहता है ये बता। 10% पैसे रोक लेता हूं। अच्छा फिर मुझे 10% किसका रोकना है ये तो बताओ, जल्दी बताओ। नहीं क्वेश्चन पढ़ के बताओ। टोटल फंड्स, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते पड़ोस के अंकल से लाने 100 रुपए, है ना, मैं 100 रुपए का 10% रोकना चाहता हूं। हालांकि उसमें 3 रुपए तो वैसे ही मेरे हैं, 3 रुपए तो वैसे ही मेरे हैं, एक तो वो 3 रुपए मेरे तय हो गए। मैंने कल भी आपको 97 ही लाके देने हैं, मैं आज आपको पूरा 97 दे रहा था केस 2 में, मैं आज आपको देना चाहता हूं 97 - 10, 87 आ गए लोग। मैंने कहा बाकी 10 रुपए कब मिलेंगे? वो तो कल मिल जाएंगे ना,
पड़ोस के अंकल देंगे तो मैं आपको 10 रुपए लाके दे दूंगा। क्या तब रिस्क खत्म हो जाएगा ना, तब तो पैसे मिल जाएंगे, तब तो मैं आपको 10 रुपए दे ही सकता हूं ना। पर अभी मैं आपको ना 100 रुपए नहीं दूंगा, है कि नहीं? तुम्हें कहा अच्छा तो कितना लोन देना चाहते हो आज मुझे? आपका जवाब है 8,70,000। इसका मतलब 8,70,000 का लोन स्विच ओवर कर जाएगा, वो 15% से 18% में शिफ्ट हो जाएगा। बाकी लोन जो शिफ्ट नहीं होगा वो होगा 1,30,000। 8,70,000 का 18% बताइए। 1,56,600, 19,500, 2,96,100। लिखिए, इट इज रिकमेंडेड टू अवेल द सर्विसेज ऑफ उदय लिमिटेड। जब तक लोकल एग्जाम्पल्स का सहारा ना हो तब तक ये कंसेप्ट समझने समझाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती। हमने खुद रियलाइज करा है कि अगर हम डायरेक्टली बड़े एग्जाम्पल पे चले जाते हैं तो समझ ही नहीं आता, लेकिन जब हम अपने एग्जाम्पल्स को लोकल लेवल पर ले आते हैं तो बड़ी से बड़ी बात समझ में आती। और मैं तो कहता हूं कि छोटे बच्चों से भी आपको सीख सकते हैं, उनका फाइनेंस हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उनको भी मालूम है कि दादा से कितने रुपए मिल सकते हैं, दादी से कितने रुपए मिल सकते हैं, नाना से कितने मिल सकते हैं, नानी से कितने मिल सकते हैं। और वो इतने चालाक है कि अगर दादा से कोई रुपए मिलने हैं तो अपने फादर को उसकी खबर भी नहीं होने देते। सीक्रेसी क्या चीज होती है ये बच्चों से आप सीखिए। कभी वो सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करते कि वहां से कितने रुपए मिले और यहां से कितने। फाइनेंस अरेंज कर